साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह आपकी जनहित याचिका से जुड़ी हुई है। यानी देखा जाए तो एक तरह से मूल विधि के अंतर्गत जनहित याचिका आपकी आती है। वास्तव में देखा जाए जनहित याचिका क्या है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है और भारत में जनहित याचिका को लाए जाने का क्या कारण था, क्या रीजन था, भारत में जनहित याचिका का किसे पितामह कहा जाता है, किसे इसे जननी के रूप में देखा जाता है, और ये आपको जानने को मिलेगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किस देश से होती है और भारत में जनहित याचिका को लाए जाने का उद्देश्य क्या था और जनहित याचिका के कौन कौन से विषय क्षेत्र आपके हो सकते हैं और किसे जनहित याचिका समझा जाएगा, यानी उसके कुछ लक्षण को आप जानिएगा और जनहित याचिका कहाँ पे दायर की जा सकती है, इसे आपको जानने का ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। यदि इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ पाते हैं तो इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, यूपीएससी एग्जाम या यूपीपी एग्जाम, जहां जनहित याचिका से जुड़े क्वेश्चन बनेंगे वहां आप 100% कर पाइएगा। और इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जनहित याचिका से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये पहले ही बता दे रहा हूं कि यदि आप शुरू से ही सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं तो सारे क्वेश्चन इसके सिद्धांत से ही बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो बात की जाए साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जनहित याचिका जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। यानी भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश होता है तो वहाँ का जो संविधान होता है, यानी हम यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को कि यदि आप बात करते हैं तो भारतीय संविधान की जो अवधारणा है वो लोक कल्याणकारी राज्य को साकार करने की अवधारणा भारतीय संविधान की है। और यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप देखिएगा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है: आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय। देखा जाए तो 1970 और 1980 का दशक के उपरांत ये देखा गया कि भारतीय संविधान को लागू होने के तदुपरांत बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसी घटनाओं, ऐसे दृश्यों को देखा गया कि जो ये भारतीय संविधान का जो मूल उद्देश्य था कि विधि का शासन हो, संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन इस कुल के बावजूद भी जो भारतीय संविधान के ये सारे उद्देश्य थे, इन सभी उद्देश्यों को यदि देखा जाए तो सभी के पास, सभी को समान रूप से अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा था। समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जो अपवंचित थे, पिछड़े थे और वो अशिक्षित थे, अज्ञान थे। वो उन लोगों को अभी भी जो न्याय था, इन जहाँ पे तीनों न्यायों की बात की गई थी, ये उससे वंचित थे। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनहित याचिका को लाया गया, यानी भारत में जनहित की बात की जाने लगी। यदि बात की जाए जनहित से तो हमें अब हम लोग ये चीज़ें कि आपको ये समझ में आ गया कि वास्तव में भारत में जनहित की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक हित के ऊपर क्यों बात की जाने लगी। वो इसीलिए की जाने लगी कि समाज का कुछ ऐसा तबका, कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे आपको पता है कि लगभग 40% गरीबी, मतलब बहुत सारे लोग भारत में गरीब, अपवंचित, पिछड़े हैं, जिन्हें आज भी अपने न्याय के लिए वो स्वयं खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनहित याचिका को लाया जाता है। जनहित याचिका क्या है, अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, जनहित याचिका से आशय है सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका से है। यानी सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका से है। यह याचिका सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या समुदाय के हितों या मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की जाती है। ये याचिका किन लोगों के लिए भाई? जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है या जो समुदाय है या जहाँ पे नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन की बात आए, यानी उनके रक्षा की बात आए, तो ये जनहित याचिका दायर की जाती है। जनहित याचिका यानी सार्वजनिक हित के लिए दायर की जाने वाली एक याचिका है, एक मुकदमा है, देखा जाए तो जनरल तौर से। अब बात आती है कि आखिरकार जनहित याचिका
को भारत में लाए जाने का क्या कारण था। तो पहले यहाँ एक बात थोड़ा समझ लेना है कि देखिए, अगर जनहित याचिका की शुरुआत की बात की जाए तो जनहित याचिका का जो प्रारंभ होता है वो सर्वप्रथम जो है अमेरिका में होता है। यानी अमेरिका ऐसा कंट्री था जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। इसका उदय सर्वप्रथम 1961 में अमेरिका में होता है। फिर उसके बाद अब भारत में क्या होता है, 1970 से 80 के दशक में जो है धीरे धीरे यहाँ पर भी महसूस होने लगा था कि यहाँ पर भी जो है जनहित याचिका को लाए जाने के लिए काफ़ी जोर यहाँ पे पकड़ लिया था। अब इसके लिए कौन सबसे ज़्यादा प्रयास करता है, तो इसके लिए सर्वाधिक जो प्रयास किया गया था वो जो है आपके न्यायमूर्ति पीएन भगवती के द्वारा किया गया। और ये पीएन भगवती को देखा जाए तो 1985 और 1986 में ये जो है भारत के न्यायमूर्ति थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रयास किया था, इसीलिए भारत में इन्हें जो है जनहित याचिका का जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जनहित याचिका के प्रारंभ की बात की जाए तो भारत में जनहित याचिका का जो प्रारंभ हुआ, जो शुरुआत हुई, वो 1976 में होती है। पहले मतलब इसका प्रारंभ 1976 से माना जाता है। ठीक है। अब भारत में यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली जनहित याचिका कौन थी, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की पहली जनहित याचिका कौन थी। तो भारत की पहली जो जनहित याचिका थी वो 1979 में जो है पेश की गई थी, यानी जो है अपील दायर की गई थी। वो किसके नाम से जानी जाती है, वो हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य सरकार, यानी हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य सरकार 1979 में ये जो है पहली भारत की जो है जनहित याचिका मानी जाती है। और यदि बात करें, हम लोग बात किए थे कि किसे जो है भारत में जो है जनहित याचिका की जननी माना जाता है, तो देखिए जनहित याचिका की जो जननी है वो आपकी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, यानी पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जो है जनहित याचिका की जननी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने 100 से अधिक जो है जनहित मामलों को के ऊपर, यानी उन्होंने 100 से अधिक जनहित याचिका जो है दायर की थी। तो इसीलिए इन पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी के रूप में जाना जाता है। अब ये बातें हो गई कि कहाँ से इसका प्रारंभ होता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है। भारत में कब से प्रारंभ माना जाता है, फिर ये पता चला, फिर ये सारी चीज़ें हो गई कि जनहित याचिका का जनक एवं पितामह कौन है, पहली जनहित याचिका कौन थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जनहित याचिका के कारण क्या थे भारत में, यानी इसके विकास का कारण क्या था। तो देखिए, बात यदि हम करें भारतीय संविधान में जो दो है, एक होता है आपका भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4। भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेके है, भाग 4 जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर के है, जहाँ पे भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना को साकार किया जाता है। तो वहाँ पे जो है वो जो है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो आपके आते हैं अनुच्छेद जो है 36 से 51 के बीच। यदि हम बात करें अनुच्छेद 38 की, तो उसमें जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ये बात कही गई थी कि राज्य को आदेशित किया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से न्याय सुनिश्चित करेगा। यानी ये अनुच्छेद 38 में ये बात भारतीय संविधान में वर्णित थी। एक चीज़ यहाँ पे और समझते चलिएगा कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था, तो कहीं पर भी जनहित का जिक्र नहीं किया गया था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं पर भी जनहित की बात नहीं हुई थी। लेकिन जनहित से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल थे, जैसे अनुच्छेद 38 था। अब देखिए क्या जो है, तो यहाँ पे देखा गया, न्यायविदों ने देखा कि अभी भी भारत का कुछ हिस्सा, कुछ जो व्यक्ति हैं या जो कुछ नागरिक हैं जो अभी भी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जो उन्हें न्याय सुनिश्चित होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये एक कारण बना। दूसरा कारण था अनुच्छेद 39A। देखिए अनुच्छेद 39A में ये बात भारतीय संविधान में कही गई है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना सभी, यानी निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, इसी के परिप्रेक्ष्य में, ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके। और उसके बाद था गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय, यानी हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना। यानी जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आपके गरीब हैं, दलित हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, यानी उन्हें जो है न्याय की पहुंच, यानी उन्हें न्याय की पहुंच
प्रदान करना, यानी उन्हें भी न्याय मिल सके, इसी उद्देश्य से। तो ये रहा जो है आपका इसके भारत में जनहित याचिका को लाए जाने का यही मेन कारण था। मेन कारण की बात की जाए तो गरीबों, वंचितों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय सुनिश्चित कराना, यानी उन्हें न्याय मिल सके, इसी उद्देश्य से इस भारत में इस जो है जनहित याचिका को लाया गया। और सबसे ज़्यादा प्रयास जो है पीएन भगवती द्वारा प्रारंभ में किया जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो ये बनते हैं कि आखिरकार जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है। देखिए, जनहित याचिका का उद्देश्य जो है वो इस कारण से ही उद्देश्य भी क्लियर होगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनेगा, जनहित याचिका के उद्देश्य क्या है, तो वो है सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक प्रभावकारी न्याय सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, यानी जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो कमजोर भारत के नागरिक हैं उनको जो है उनको प्रभावकारी रूप से न्याय मिल सके, इसकी बात इस उद्देश्य से इसे लाया गया। विधि के शासन की रक्षा हो सके। देखिए, आप जब बात करते हैं समता के राइट की, तो समता के राइट में ये बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि कोई भी होगी, जो भी कानून होगा उसे समान रूप से लागू किया जाएगा और वो सभी पे समान रूप से लागू होगा। तो विधि की रक्षा हो सके, यानी जो ये भारतीय संविधान की देखा जाए तो मेन जो है कि विधि के शासन की रक्षा हो सके, तो इस उद्देश्य से, और मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना। जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वो उन्हें रियली सार्थक रूप से मिल सके, वो तभी। तो ये दरअसल देखा जाए तो कुछ वर्गों को, कुछ लोगों को, कुछ जो इस तरीके के व्यक्ति थे उनके तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा था। वे अपनी आवाज़ उठाने के लिए न्यायालय के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इसीलिए प्रावधान किया गया कि अन्य कोई थर्ड व्यक्ति भी, या उस वर्ग या समूह का कोई तीसरा व्यक्ति भी, या कोई भी समाज सेवी पर्सन उनकी आवाज़ उठा सकता है, उनके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हक दिला सकता है, वो न्यायालय की शरण ले सकता है। ये बातें होंगी। तो सामाजिक परिवर्तन, अब देखिए ये हुआ मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप प्रदान करना, या सार्वजनिक हितों की रक्षा करना। जो सार्वजनिक हित हैं उसकी रक्षा की जा सके, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास हो। देखिए, इस तरीके से जब गरीब व्यक्ति को जो व्यक्ति जो है एकदम बिल्कुल दूर है, वंचित है, तो वो न्याय अपना नहीं पा सकता था, तो उसका जो है न्यायपालिका से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा था। तो न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसी उद्देश्य से जो है जनहित याचिका को लाया गया कि जो लोग अगर न्यायालय के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते, कोई तीसरा व्यक्ति जाकर के इस याचिका के माध्यम से, इस जनहित याचिका के माध्यम से, जहाँ पे बहुतायत लोगों का हित होता हो, बहुत सारे लोगों के हित की बात हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अभी आगे समझ में आएगा कि किन किन विषय, तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य आपको क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर जान पाए। अब हम लोग बात करते हैं कि जनहित याचिका का विषय क्षेत्र क्या है। तो जनहित याचिका किन किन विषय क्षेत्रों में आपकी लागू होती है। तो सबसे पहली बात, पर्यावरण संबंधित, अगर पर्यावरण संबंधित कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो वन्य जीव को लेके हो, चाहे वन को लेके हो, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के हो, तो उसके लिए जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यह इसके विषय क्षेत्र में आता है। महिलाओं पर अत्याचार संबंधित कोई मामला हो, यह इस विषय क्षेत्र में आएगा। श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की बात हो, या जो है बंधुआ मजदूरी की बात हो, या किसी श्रमिकों के शोषण की बात हो, तो ये मामले जो है जनहित याचिका के इस विषय क्षेत्र में आपके आते हैं। उसके बाद जो है उपेक्षित बच्चे, पारिवारिक पेंशन, दंगा पीड़ित कुछ व्यक्ति हैं उनके लिए भी, और सबसे ज़्यादा जो है आपको पता है कि जेल में बंद जो कैदी होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जेल में पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न के मामले को लेकर के जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यह विषय क्षेत्र में आएगा। मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो, सार्वजनिक क्षति, जैसे बहुत सारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है, यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं, स्कूल हो गए, विद्यालय हो गए, बहुत सारे जो है हर पूरे भारतवर्ष में जो सार्वजनिक संपत्ति है, अगर उसके ऊपर क्षति पहुंचाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उपद्रवी लोगों के द्वारा, तो उसके लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु। भेदभाव को रोकने के लिए, जहां पर भेदभाव की भावना है, एक समता के राइट का
पालन नहीं हो पा रहा है, जो नागरिक के को जो है जाति, धर्म, मजहब, लिंग, भेद, इन सभी के आधार पे छूत अछूत ये सारी जो असमानता है, इस असमानता भेदभाव को रोकने के लिए भी आप जो है जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। सामूहिक हितों की रक्षा हेतु, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, यानी मेन अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल का राइट हो रहा है, राइट का हनन हो रहा है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। इस तरीके से इसके विषय क्षेत्र बहुत व्यापक हैं और इन विषय क्षेत्रों के ऊपर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब बात कर सकते हैं हम लोग कि आखिरकार किस याचिका, अगर कौन सी जनहित, मान लीजिए जनहित याचिका के लक्षण क्या है, यानी किस प्रकार की याचिका को जनहित याचिका समझा जाएगा और किसे नहीं समझा जाएगा। जो निजी मामले से संबंधित जो भी याचिकाएं होंगी उसे जनहित याचिका नहीं माना जाएगा, वो स्वतः खारिज हो जाएंगी। लेकिन जो सार्वजनिक हित की बात करेगा वो जो है आपकी जनहित याचिका मानी जाएंगी। इनमें आप समझिए 4-5 बातें इसकी मेन होती हैं, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें पहला है कि इसमें वाद किसी भी वर्ग, देखिए इसमें वाद किसी भी वर्ग या व्यक्ति समूह की ओर से दायर किया जा सकता है। यानी जो जनहित याचिका है वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति या समूह के द्वारा दायर की जा सकती है। वाद ऐसे, वाद यानी मतलब रीट से मतलब है, यानी रीट यानी कि मुकदमा से मतलब है, ठीक है, या याचिका से मतलब है। वाद ऐसे समूह या वर्ग की ओर से दायर किया जा सकता है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक या अन्य विषमताओं के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते। यानी ऐसे व्यक्ति जो, अब ऐसा वर्ग या समूह जो अपनी सामाजिक, आर्थिक या अन्य विषमताओं के कारण, वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या किसी अन्य विषमताओं के कारण वो अशिक्षित है, अज्ञान है, इन सारी विषमताओं के कारण अगर वह जो है न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकता है, तो ऐसे समूह के लिए जो है आप जो है याचिका यानी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये चीज़ समझना है, ठीक है। अगर वो आने में अक्षम है तब, अगर वो वर्ग या समूह खुद सक्षम है तो जाएगा, नहीं तो ऐसे लोगों के लिए जनहित याचिका बनी हुई। इसके बाद है इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के ऐसे प्रशासनिक कृत्यों को चुनौती दी जा सकती है जिससे जनता को विधिक क्षति पहुंचती है। यानी ऐसा मामला है जो कार्यपालिका का हो, चाहे विधायिका के द्वारा हो, चाहे न्यायपालिका के द्वारा, या न्यायपालिका के ऐसे प्रशासनिक कृत्यों को चुनौती दी जा सकती है जिसके द्वारा जो है जनता को विधिक रूप से क्षति पहुंचती है, तो ऐसे मामले जनहित में जा सकते हैं। वो मामला, वो वाद या वो याचिका जनहित याचिका मानी जाएगी। वो वाद या दायरकर्ता हो, अब देखिए दायरकर्ता या वादकर्ता कौन हो सकता है। देखिए जो दायरकर्ता होगा उसे जो है सद्भावपूर्ण सामाजिक हितों में रुचि हो, यानी ऐसा व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, या ऐसा व्यक्ति जो है वादी हो सकता है, दायरकर्ता हो सकता है जो सामाजिक रूप से संवेदनशील हो, उसके अंदर सांप्रदायिक सद्भाव हो। ऐसा नहीं कि वे द्वेषगत भावना से, निजी भावनाओं से प्रेरित होकर के अगर जो है द्वेषपूर्ण ढंग से इस उद्देश्य से यदि वो याचिका दायर करता है तो वो दायरकर्ता जो है वो याचिका खारिज मानी जाएगी, क्योंकि उसमें निजी या द्वेषगत भाव से होगा। आपकी याचिका तभी स्वीकार की जाएगी उस व्यक्ति द्वारा जो बिल्कुल जो है सामाजिक हितों की रक्षा हेतु उसमें रुचि है और वो सामाजिक हितों की रक्षा हेतु सामाजिक सद्भाव रखता है, सांप्रदायिक सद्भाव रखता है, ना कि सांप्रदायिकता में विश्वास रखता है। अगर वो सांप्रदायिक ताकतों में विश्वास रखता है, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रखता है, तो वो उसे खारिज किया जाएगा, उसकी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीज़ है, देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब देखिए कहा गया था कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाएगा, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग ये माना गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाएगा। आत्मा क्यों बोला जाएगा, इसके पीछे कारण था कि यदि नागरिकों को बहुत सारे मूल अधिकार प्रदान कर दिए जाएं, आप सब कुछ प्रदान कर दीजिए, लेकिन यदि उसका हनन होता है, यदि वो उसको न्याय या वह उसको अधिकार नहीं मिल पाता है, तो आखिरकार इस न्याय की गुहार वो कहाँ लगाएगा, वो व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ शरण लेगा। तो ये उनका जो मेन था, ये है आपका अनुच्छेद 32, जहाँ पे जो है वह व्यक्ति जो है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी वर्ग या समूह का, जहाँ पे विशेष वर्ग, बहुत बड़े समूह का जनहित
का नुकसान हो रहा है, उसको क्षति पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय जा सकता है, वह वर्ग या समूह उच्चतम न्यायालय जा सकता है और वहां पे अपील जनहित याचिका उसके द्वारा दायर की जा सकती है। तो कहने का मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद 32 को जो है जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे ही उन्होंने संविधान की आत्मा कहा कि वहां पर, और अनुच्छेद 226 के तहत वह जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय यानी वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो बस इतना दो चीज समझना, इस पे प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है। तो जो जनहित याचिका है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और जो है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब इस पर प्रश्न बनता है कि केवल उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय, यानी जो जनहित याचिका है वो दोनों न्यायालयों में दायर की जाती है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अब चलिए कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ जो क्वेश्चन अन्य बच रहे हैं। देखिए इसमें जितनी भी बातें हुई बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर इसी में स्टार्ट में ही फोकस कर दिया गया कि जो है जनहित याचिका का प्रारंभ कहाँ से होता है, अमेरिका से होता है, भारत में कब इसकी शुरुआत हुई, भारत का पितामह किसे बोला जाता है, किसे जननी बोला जाता है, क्या उद्देश्य, ये यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हीं से रिलेटेड हैं जो कि आप बड़े आराम से जवाब इसका दे दीजिएगा। लोकहितवाद दायर किया जाता है, आखिरकार लोकहितवाद किसके द्वारा दायर किया जाता है, तो वो किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो है लोकहितवाद या जनहित याचिका दायर की जा सकती है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है। आगे है कोई भी व्यक्ति अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में, आर्थिक रूप से यदि वो कमजोर है तो न्याय से वंचित नहीं रहेगा। ये बात कहाँ कही गई है, तो ये बात आपने अभी देखा कि अनुच्छेद 39A में ये बात बोली गई है कि जो है ये बात है कि अर्थ के अभाव में, जो है धन के अभाव में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 39A जो है निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात है। आगे है जनहित याचिका की जन क्षति से क्या आशय है। जनहित याचिका की जन क्षति से क्या आशय है, कह रहा है जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, कानून के उल्लंघन की क्षति। ये जितनी भी क्षतियां हैं, चाहे वो जन कर्तव्यों को लेकर के उल्लंघन हो, चाहे आपका जो है कानून का उल्लंघन हो, या आपका जो है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो, ये सभी क्षति मानी जाएगी। और ये जो है तो ये कह रहा है कि कौन जनहित याचिका से संबंधित जो है जन क्षति मानी जाएगी, तो ये सभी मानी जाएंगी। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, तो जो जनहित याचिका है कह रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा नगर पालिका परिषद या किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी आएगा, आप जो है जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद या किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध या उपरोक्त सभी, ये सभी हैं जिनके विरुद्ध आप जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, कह रहा है नगर पालिका परिषद, केंद्र सरकार, सरकारी विभाग और निजी व्यक्ति के विरुद्ध। तो देखिए जनहित याचिका जो है नगर पालिका परिषद के खिलाफ भी डाल सकते हैं, केंद्र सरकार के भी डाल सकते हैं, सरकारी विभाग के भी डाल सकते हैं, लेकिन निजी व्यक्ति के विरुद्ध आप जो है जनहित याचिका, क्योंकि जनहित याचिका का आशय यह है सार्वजनिक हित से, जहां सार्वजनिक हित की बात की जाए, जहां बहुतायत लोगों की बात की जाए, वो होगा, ना कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध। अब देखिए जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, अब यहाँ दिया है शिक्षा का विकास करना, लोकहितवाद, न्यायिक निर्णय और विकास निर्माण। तो इसका जो मेन होगा वो होगा लोकहितवाद। तो जनहित याचिका का उद्देश्य होता है लोकहितवाद। अब कहता है किस पर जनहित याचिका के मामले में विचार नहीं किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके पास तीन बातें दी गई हैं। कहता है मकान मालिक एवं किराएदार के मामले में, दूसरा है सेवा के मामले और पेंशन ग्रेजुटी के मामले में, तीसरा है पारिवारिक पेंशन, और फिर इसमें दिया है केवल एक सही, दो सही, तीनों सही, ये सारी चीज़ें। तो आप जो देख रहे हैं
या तीनों गलत। तो यहाँ पे जो तीनों ये मामले हैं, ये तीनों मामले आपके निजी दिखते हैं, चाहे मकान मालिक का हो, किराए की बात हो, सेवा के मामले में पेंशन ग्रेजुइटी की बात हो, चाहे पारिवारिक पेंशन की बात हो, ये सभी निजी मामले हैं, ना कि जनहित से जुड़े मामले हैं। तो ये जो है आपका जो है जनहित याचिका के इन तीनों मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी ये जनहित के दायरे में नहीं आते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है जनहित याचिका के ऊपर अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको प्रदान की गई कि आखिरकार जो है जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका का प्रारंभ कहाँ से होता है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है। फिर इसके साथ आपने जाना कि जो है जनहित याचिका का पितामह कौन है, जननी कौन है। इसके बाद आपने देखा क्या भारतीय संविधान में जो है जनहित याचिका का जिक्र किया गया था या नहीं किया गया था। तो आपने देखा कि नहीं किया गया था। और भारत में पहली बार जनहित याचिका कब लागू की गई, कब से मानी जाती है, और पहली जनहित याचिका कौन थी, इसके लाए जाने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या विषय क्षेत्र है, किन जनहित याचिकाओं को इसका लक्षण माना जाएगा, और जनहित याचिका आप कहाँ दायर कर सकते हैं। तो ये सारी जो विशेष जानकारियाँ थी, यदि आप इसको अच्छे से पूरी चीज़ों को मैंने जो इसमें था बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में कोशिश किया कि ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ताकि आगामी जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी, आप देखिएगा जा करके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है। तो यदि इस सारी चीज़ों को समझते हैं, रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन घूमेगा, आप इसके द्वारा गलती नहीं होगी। साथियों, मैं एक आपसे बस केवल वो विनम्र निवेदन करता हूँ कि साथियों, आप अपना कमेंट वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या और आप हमसे चाहते हैं हम अगली वीडियो में आपके लिए जो है मूल विधि के ऊपर। इसके पहले हमने जो है आपका जो है RTI यानी जन सूचना का अधिकार अधिनियम के ऊपर वीडियो बनाई थी। काफ़ी आप लोगों ने उसको देखा, अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा कमेंट भी दिया था। तो ये उसी कमेंट को लेकर के, यानी उसको आप बहुतायत लोगों ने देखा, इसी उद्देश्य से मैंने ये आपके लिए सेकंड वीडियो मूल विधि के लेकर के आया हूँ। साथियों, इसमें कमेंट आप देना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।